क्यों होती है, वास्तविक कारण क्या है, उसकी तह में हम जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां तक न्याय प्रणाली का प्रश्न है, हमने हमारी जो न्याय प्रक्रिया थी विभिन्न राज्यों में, खुद की भाषा में, जनता की भाषा में, उसको छोड़कर हमने एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस एडॉप्ट कर ली। इस पर कभी विवाद हुआ ही नहीं, इस पर कभी विवेचन हुआ ही नहीं कि हमने क्यों उसको स्वीकार किया। क्या हमारे कंपल्शंस थे कि हमने एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस एडॉप्ट की और न्याय आम जन में उस भाषा में करने का प्रयत्न किया जिससे न्याय पाने वाला वाकिफ ही नहीं है, उसके ई उ को भी नहीं जानता। और इसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। जयपुर बेंच राजस्थान उच्च न्यायालय की तब नहीं बनी थी, मैं नया वकील बना 28 जून 1971 को, और वहां पर एक बहुत किदवंती नहीं थी, वास्तविक हादसा हुआ। वो उच्च न्यायालय के प्रांगण में बहुत प्रचलित था। एक अधिवक्ता थे जो इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए थे। ईश्वर की बहुत अनुकंपा थी उन पर, मुकदमे बहुत आते थे। किस प्रकार से आते थे उस पर विवेचन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस संसार में मौजूद नहीं है। एकल पीठ के सामने उन्होंने प्रकरण प्रस्तुत किया, वह खारिज हो गया। कोर्ट से बाहर आए, क्योंकि क्लाइंट को तो पता नहीं था क्या हुआ, सारी बात अंग्रेजी में हुई थी। बाहर आकर कहने लगे कि एक जज ने कहा कि ये मामला मुझे समझ में नहीं आता, तुम 2 जजेस की पीठ के सामने ले जाओ। यह प्रक्रिया आज भी सारे देश के विभिन्न न्यायालयों में दोहराई जाती है, क्योंकि न्याय की आशा करने वाला जो भारतीय है, जो गरीब इंसान है, वह न्यायालय की भाषा नहीं जानता है। यह सबसे बड़ी त्रासदी हुई भारत की आजादी के बाद में। यदि हमने अपनी न्याय प्रणाली को सबसे निचले स्तर पर उसी राज्य की भाषा में करने का प्रयत्न किया होता तो शायद आज न्यायालय में इतने मुकदमों का अंबार ही नहीं होता। जब ट्रायल कोर्ट में मुवक्किल हार जाता है तो वकील साहब कहते हैं कि भाई इसमें तो अपील का फिट केस है। अब वो बेचारा कहां से जजमेंट पड़ेगा और कहां से समझेगा, तो कहता है ठीक है वकील साहब ठीक कह रहे हैं, अपील, फर्स्ट अपील में हार गया तो वकील साहब कहेंगे कि ये तो फिट केस है सेकंड अपील में जाने का। और वो गरीब त्रस्त आदमी सोचता है कि मैं शायद अगली अदालत में जीत जाऊं, पैसे खर्च करता है, हर्ष वही होता है क्योंकि उसको पता नहीं है। यह सबसे बड़ी त्रासदी रही है हमारे देश की 1947 में, जब हमने एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस को अडॉप्ट किया। इस पर विस्तार से विवेचन की आवश्यकता है। हमने पिछले 65 वर्षों में नहीं की, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। इतने बड़े देश में सुधार का तो हमेशा चलता रहता है समय, कोई देरी नहीं है। तो यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी खुसूसी पेशकश जारी रहेगी। रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तान,
रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अदलिया को दरपेश चैलेंजेस। अदालतों में जेर इल्तिवा मुकदमों के बारे में जस्टिस जीएस सिंघवी ने अपनी बेबाक राय रखी। आमिला और मुकन्नना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में आने के फौरी बाद मुकदमात जेर इल्तिवा मान लिए जाते हैं, ताहम इस हकीकत की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। जस्टिस जीएस सिंघवी का कहना है कि कई लोग कॉलेजियम सिस्टम को गलत बताते हैं, जो सही नहीं है। लोगों को इस बात का भान नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम की जो क्रिटिसिज्म करते हैं और जो जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं, वो एक बात बहुत आसानी से छिपा जाते हैं, बहुत आसानी से। मैं अपने अनुभव के आधार पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कॉलेजियम में, हाईकोर्ट के कॉलेजियम में मैंने 7 वर्षों तक काम किया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 1 वर्ष से अधिक तक काम किया। और ऐसे 1 से अधिक कई, सैकड़ों तो नहीं कह सकता, कई उदाहरण हैं जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई रिकमेंडेशंस को कंसर्न मिनिस्ट्रीज में महीनों तक रोका जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर कैंडिडेट पैलेटेबल नहीं है। लोगों को एक भ्रमित किया जाता है कि साथ कॉलेजियम सिस्टम में डिफेक्ट्स हैं। कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले एक चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन होती थी, उसके बाद में प्रोसेसिंग होता था और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती थी, अपॉइंटमेंट हो जाता था। उस पर हमने विश्वास नहीं किया। 3 लोगों की कॉलेजियम इंट्रोड्यूस की, उस पर हमने विश्वास नहीं किया। 5 लोगों की कॉलेजियम इंट्रोड्यूस की, उस पर भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब 6 या 7 की कर रहे हैं। पता नहीं कौन से वर्ष में 7 लोगों पर विश्वास अविश्वास करने का समय आ जाएगा। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। किसी की बकौती नहीं है कॉलेजियम में कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई और जज कह दे और उसके नाम पर मोहर लग जाए, यह संभव नहीं है। ये मैं मेरे अनुभव के ऊपर कह रहा हूं आपको। खैर, यह डिबेट बेईमानी है बिल्कुल। जहां तक न्याय की दृष्टि का प्रश्न है, यह डिबेट बिल्कुल बेईमानी है। इसी तरह से पेंडेंसी के बारे में भी एक भ्रांति बहुत स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट कर दूं। आज एक केस फाइल हुआ, कल वो पेंडेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। हमारे यहां बताया जाता है कि 3 करोड़ 24 लाख केसेस सभी न्यायालयों में पेंडिंग हैं। 2012 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने विज्ञान भवन में सारे स्टैटिस्टिक्स देकर के ये कहा था कि जो 3 से 5 साल और उससे अधिक की पेंडेंसी के केसेस है, उनकी संख्या 1 करोड़ है, 3 करोड़ 24 लाख नहीं है। जो केसेस 1 साल से पेंडिंग है, उनकी संख्या 2 करोड़ और 24 लाख है। लेकिन भ्रांतियां, क्योंकि एक डंडा है जिससे जुडिशरी को हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि देरी होती है। Perhaps we may not be able to find a ready solution of the problem of pendency of cases and increase public confidence in the system of administration of justice. लेकिन इन सब में सबसे बड़ी भागीदारी होगी आप लोगों की।
जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी में से ही अच्छे अधिवक्ता होंगे, जिनका कमिटमेंट होना चाहिए न्याय के प्रति। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है तो आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन मत करिए। इट्स ए पायस रोल द गॉड हैज गिवन टू यू। मैं नहीं चाहता कि आप यंग लोग हमारी उम्र में आकर के ये रियलाइज करें कि ईश्वर ने हमें कुछ और रोल दिया तो हमने कुछ और किया। कोशिश यही करिए कि हम जिस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं उसकी स्वतंत्रता वास्तविक रूप में अक्षुण्ण रहे, और वह तभी संभव है संविधान में निहित बहुत सारे आदर्श हैं। हम सब बात करते हैं फ्रीडम्स की, लेकिन शायद बहुत ज्यादा जरूरी है संविधान के अनुच्छेद 4A को पढ़ने की, 51A, 51A। अगर उसको आप सब आत्मसात कर लें तो शायद आने वाले समय में भारत का एक नया रूप होगा। मेरा कहने का अर्थ यही है, अगर हम सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो हमारे साथ में चलने वाला जो भारतीय है उसके राइट्स तो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां ओवर एम्फेसिस है फ्रीडम पर। 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने 50 to 70 ओवर एम्फेसिस किया, फिर ड्यूटीज के प्रति सजग हुए, फिर हम अधिकारों की बातें करते हैं। इंडिविजुअल से पहले समाज है, पहले देश है। अगर हम उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो यह जीवन व्यर्थ है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपसे वार्तालाप किया है उससे आपको न्याय प्रणाली के बारे में कुछ जो भ्रांतियां हैं आपके दिमाग में, आपके मन में, शायद दूर करने में मुझे सफलता मिली है। और आगे इस संवाद को जारी रखिए, क्योंकि संवादहीन समाज तो एक मृत समाज के समान है। और यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो भारतीय समाज में आ गया है पिछले 20 सालों में, संवादहीनता की स्थिति। उसको समाप्त करें। मैं आशा करता हूं कि जगदीश चंद्र जी और उनके सहयोगी इस संवाद को एक से एक के रूप में परिवर्तित करके और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अमूमन जो टीवी पर संवाद किया जाता है उसमें देखा जाता है कि वही के वही लोग 4 या 5 या 10, 20 वो सब में एक्सपर्ट्स हैं। वो हर विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, चाहे उसकी जानकारी हो या नहीं हो। लेकिन जब तक समाज का हर वर्ग, हर तबका इस संवाद में शामिल नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे। धन्यवाद। आखिर में टीवी राजस्थान के एडिटोरियल एडवाइजर ईश मधु तलवार ने सेमिनार को कामयाब बनाने पर मेहमानों और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आदरणीय सिंघवी जी, उपस्थित महानुभाव, आप सबका टीवी परिवार की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग यहां आए और इस आयोजन को सफल बनाया। आप सभी का टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ईटीवी राजस्थान के ज़ेर एहतमाम अदलिया को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार को सबने सराहा। हम तमाम नाजरीन को बताते चलें कि मुस्तकबिल में भी आपका अपना चैनल यानी ईटीवी आवामी मफाद में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करता रहेगा। इसी वादे के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आदाब।
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। आइए नाजरीन अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की उर्दू सरगर्मियों पर। इस्लामियात के जदीद निसाब की तैयारी और अपडेट करने के काम के लिए इस्लामियात के माहिरीन काउंसिल की 3 रोजा वर्कशॉप में आए थे। इन माहिरीन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहिरीन शामिल थे। 3 दिनों तक माहिरीन की टीमें अपने अपने मखसूस मौज़ूआत पर निसाबी मटेरियल तैयार करने में लगी रहीं। एक पैनल इस्लामी उलूम फ़नून और तारीखी मवाद पर काम करता रहा, जबकि दूसरे ग्रुप में इस्लामी शख्सियात और जदीद उलूम में मुसलमानों की खिदमत को निसाब के तौर पर मुतारफ कराने की तैयारी चल रही थी। ताहम सबसे अहम खाका तीसरे ग्रुप में प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी की सरबराही में निसाब को जदीद मौज़ूआत और चैलेंजों के जवाब देने के लिए तैयार किया गया। माहिरीन की मेहनत से ये निसाबी मॉडल तैयार हुआ और इसको काउंसिल को सौंप दिया गया। काउंसिल निसाब को ज़ैली कमेटी के जरिए मजीद नजरसानी के अमल से गुजारेगी। जहाँ जहाँ इस्लामी निसाब पढ़ाया जा रहा है उन तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के असातिज़ा को बुलाया है। फिर उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि उन तमाम जगहों पे यही निसाब पढ़ाया जा सके। मुमकिन है 80% वो हमारे निसाब को अडॉप्ट कर लें, 20% अपना रखें, मुमकिन है 50% अडॉप्ट कर लें। तो ये पहली मंजिल है, हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन एक ऐसा मॉडल तो बना सकते हैं कि वो मजबूर हो जाए इस निसाब को ऑप्ट करने के लिए, इस निसाब को अख्तियार करने के लिए। काउंसिल एक छोटी कमेटी, सब कमेटी बनाएगी इस्लामिक स्टडीज पैनल कहते हैं, जिसमें इस जो निसाब यहाँ पर तैयार हुआ उस पर एक नजरसानी करके इसको और थोड़ा रिफाइन करके फाइनलाइज करके फिर हम तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम डिपार्टमेंट में और जो जहाँ पे इस्लामिक स्टडीज जिन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं +2 लेवल पे, वहाँ पे हम इनको भेजेंगे। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों और मदारिस में इस्लामियात का मज़मून पढ़ाया जाता है, ताहम इन तमाम यूनिवर्सिटियों के निसाबों में बहुत फर्क है। तलबा को मवाद मिलने की दुश्वारी से लेकर जदीद चैलेंजों के मामले में दिक्कतों का सामना है। खास तौर पर दहशत गर्दी का मौजू, बैंकिंग, हमजिनसी, हुकूक इंसानी, खवातीन से मुताल्लिक मामलात से लेकर मुतादिद ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर अवाम खास को मजबूत इस्लामी मौक़िफ़ के ताल्लुक से पसोपेश का सामना रहता है। माहिरीन का कहना है कि 65 साल बाद ऐसा निसाब तैयार हुआ है जो जदीद चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तलबा को तैयार करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस पूरे 3 दिन के अंदर जो मतलब हिंदी का लफ्ज अगर इस्तेमाल करने की आप मुझे इजाजत दे तो पूरी तरह से एक मंथन हुआ है, और उस मंथन के जरिए जो है हमने वो काम जो कि आज से 65 साल पहले हुआ था तकरीबन, अब उस पर एक दफे असर नौ गौर करके हमने उसे अपने जमाने से हम-आहंग करने की कोशिश की है और उसको और ज्यादा जिसे कहते हैं मानवियत देने की कोशिश की है। रीजनल स्टडीज के ऊपर भी एम्फेसिस दी जा रही है, इसीलिए इसके अंदर इस्लामी साउथ ईस्ट एशिया, इस्लामी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, इस्लामी इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन पर्चों के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। इसके ऊपर नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है और उम्मीद यह है कि हमारे बच्चों में नई दिलचस्पी पैदा होगी और उनकी क्रेडिबिलिटी दूसरे ममालिक में, मसलन के मिडल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा होगी। दुनिया में तब्दीलियां आती रहती हैं, नए तकाजे आते रहते हैं। इस्लाम और माहौलियात, इस्लाम और हुकूक इंसानी, खवातीन के हुकूक,
इन सब हवाले से हमें कुछ नई तब्दीलियां भी लानी थी, नए न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं सोचने के, नए ग्रुप्स हैं मुसलमानों में, हमें इन सबको अकोमोडेट करना था इसके अंदर, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो सबको शामिल करने वाला हो। तो इन बातों को सामने रखते हुए जरूरत थी कि हम निसाब को नए अंदाज से बनाएं। जो निसाब चल रहे हैं वो पुराने थे, तो इस एक्सरसाइज में हमने तमाम इन नए तकाजों को भी शामिल किया है। मैं बहुत मुतमईन हूँ, मखसूसन कौमी कौंसिल की ये पहली आपके जो है पूरे इंडिया में नहीं बल्कि मेरी नजर में ये पूरी आपके जो है बर्रे सगीर में या पूरे वर्ल्ड में एक पहली ऐसी अप्रोच है कि इस्लामिक निसाब इस तरह से कायम किया जाए कि जिसमें इस्लाम की कदरों की पूरी तरीके से न सिर्फ ये कि उसकी पायदारी हो सके बल्कि उसको जो है पूरे दूसरी कौमों तक पहुंचाया जा सके। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, चाहे कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, आदमी जब मिल के काम करते हैं तो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। उनमें लोगों को महज़ब बनाना, एक दूसरे के साथ सलीके से रहें और बजाय कॉन्फ्लिक्ट के कोऑपरेशन हो, ये इसमें इस्लामी स्टडीज का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। निसाब में सेमेस्टर निजाम के तहत अढ़ान कोर्सों की सूरत में अरबी जुबान बोलने की तरबियत, अंग्रेजी बोलचाल में महारत जैसे अढ़ान कोर्स के अलावा ब्रेक कोर्सेज में शादी, तलाक, विरासत के डिप्लोमों की सूरत में पेशरफ्त होगी। ताहम वक्त की कमी से ये कोर्स तैयार नहीं हो सके। अगर ऐसा कोर्स तैयार करने में कामयाबी मिलती है तो इस्लामियात के तुलबा के लिए अज़ीम तोहफा होगा। दिल्ली में इकट्ठे हुए इस्लामिक स्टडीज के असातिज़ा ने एसोसिएशन बनाने का ऐलान किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक प्रोग्राम के तहत आए असातिज़ा ने एसोसिएशन का सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासी को बनाया। एसोसिएशन इस्लामियात के असातिज़ा और इस्लामिक स्टडीज के फरोग के लिए काम करेगा और साल में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेगा। अब ये है कि ये एसोसिएशन बनेगी जिसका मकसद कि इस्लामिक स्टडीज के जो असातिज़ा हैं और जो मौजूदा हैं और साबिक हैं, एक तो उनके बीच में आपस में मुलाकातों के बहाने होने चाहिए, कुछ इल्मी तबादले ख्याल कर सकें, और दूसरी बात जो है वो ये कि अपने सब्जेक्ट के फरोग के लिए क्या किया जा सकता है उसकी फिक्र करें। इसमें कश्मीर से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, अलीगढ़ से, दिल्ली से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे। तो इन सब जगहों के लोगों ने बैठ करके आपस में सोचा कि हम भी अपनी एक तंजीम बना लें ताकि हम इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट को किस तरह फर्दर हम इसको प्रमोट कर सकें और इसके तकाजों को पूरा करें। असातिज़ा आपस में मिल करके सिलेबस की किताबें तैयार कर सकें, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स तैयार कर सकें या उसमें हम बाहम मिल के काम कर सकें। तो उसके लिए जरूरत थी और बड़ा अच्छा मौका था और सबने इत्तेफाक से ये तंजीम बनाई है। मुकम्मल रुकनियत के लिए इस्लामियात का उस्ताद होना लाजमी है, ताहम दीनियात, इस्लामी तारीख और अरब कल्चर के लोग एसोसिएट रुकन बन सकेंगे, लेकिन इनको वोटिंग का हक नहीं होगा। इस्लामिक स्टडीज के जो टीचर्स हैं वो बराह रास्त फुल मेंबर होंगे वोटिंग राइट के साथ, लेकिन जो एलाइड सब्जेक्ट्स के हैं जैसे थियोलॉजी के लोग हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं वो उसके अंदर जो है एसोसिएट मेंबर हो सकते हैं बगैर वोटिंग राइट के। एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन जल्द ही कराया जाएगा और यूजीसी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल जाएगी। माह जनवरी का उर्दू दुनिया हिंदुस्तानी आईन और जमहूरियत के निजाम पर क़ारीन के लिए पेश है। कवर स्टोरी में मारूफ कानूनदान ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम ने हिंदुस्तानी आईन और दुनिया के दीगर ममालिक के दस्तूर और वफाकी निजाम हुकूमत पर बेशबहा मालूमात का खजाना पेश किया है। इसी मुनासिबत से हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की खुसूसियात और लोकसभा की सीटों, रियासतों से लेकर वोटिंग तनासुब का जायजा बहुत ही खास है। जबकि उर्दू जुबान और अदब के गोशे में पंजाब में उर्दू तालीम की सूरत हाल, नादगोई में गैर मुस्लिम शोरा की खिदमात से लेकर मजाज रुदौलवी का जिक्र खैर है। लैला के खतूत की सूरत में खतूत निगारी और मौलाना मोहम्मद अली और गांधी जी के ताल्लुक से मजामीन भी शुमारे का हिस्सा है। इसके अलावा कैफी आजमी की फिल्मी शायरी और निकुलियाई तवानाई और साइबर दुनिया के रमूज क़ारीन के लिए इंतहाई दिलचस्प और मालूमात के नए जाविये लेकर आए हैं। तहरीक मोहब्बतनामी अफसाना समाजी ताना बाना के लिए कुछ खास है, जबकि काउंसिल की सरगर्मियों और खबरों का गोशा हुनूस मौजूद है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान का बच्चों का मैगजीन बच्चों की दुनिया मंजर आम पर आ गया है। माह जनवरी का ये शुमारा ईद मिलादुन नबी के नाम है। नए साल के रंग भी बिखरे हुए हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कवर स्टोरी है, जबकि गांधी जी के बचपन पर भी बच्चों के लिए नई नई मालूमात है। राम श्याम पकड़ू चोर,
जंगल में होटल जैसी मजेदार कहानियों के अलावा बच्चों का पसंदीदा कॉमिक्स गुलिवर वालस्तियों की दुनिया में की किस्त भी है, जबकि खेलों की दुनिया से स्क्वैश का तारुफ और उसके खिलाड़ियों से बच्चों को रूबरू कराया गया है। इसके अलावा दुनिया के अजायब खाने से भी दिलचस्प मालूमात इकट्ठा की गई हैं। मारूफ अदाकार फारूक शेख का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 65 वर्ष के थे। उनका इंतकाल दुबई में हुआ। उनके पसमानदगान में अहलिया रूपा जैन और बेटियां शाइस्ता और सना हैं। अदाकार फारूक शेख 25 मार्च 1948 को गुजरात के जिला बड़ौदा के अमरौली में पैदा हुए थे। उनके वालिद मुस्तफा शेख मुंबई के नामी गिरामी वकील थे। फारूक शेख अपने अदाकारी के मुनफरिद अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने बेशतर तौर पर 8 फिल्मों में काम किया। फारूक शेख ने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता जैसे मारूफ हिदायतकारों के साथ काम किया। फारूक शेख थिएटर की दुनिया से फिल्मों में आए। वो इप्टा से मुंसलिक रहे। उनकी मशहूर फिल्मों में शतरंज के खिलाड़ी, गर्म हवा, नूरी, चश्मे-बद-दूर, किसी से ना कहना, कथा और फासले शामिल हैं। फिल्मों में दीप्ति नवल के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट जोड़ी कहलाती थी। फारूक शेख ने मुतादिद टीवी सीरियलों में भी काम किया और अपनी अदाकारी की छाप छोड़ दी, जिनमें चमत्कार और जी मंत्री जी, शिरकान तो काबिले जिक्र हैं। इनका एक और टीवी शो जीना इसी का नाम है भी काफी मकबूल हुआ। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान का मकसद ही उर्दू का फरोग है। अपने मिशन पर काम करते हुए काउंसिल फरोग़ उर्दू के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी करती रहती है। मौजूदा दौर में काउंसिल उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने में भी सरगर्म है। इसकी मिसाल हमें मुल्क भर में फैले काउंसिल के मराकज में देखने को मिलती है। तो आइए नाजरीन, आज हम काउंसिल के ऐसे ही एक सेंटर की कारकर्दगी देखते हैं। सिल्लौड महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद की एक तहसील है। सिल्लौड में मुस्लिम आबादी का तनासुब 60% के करीब है। 80 की दहाई तक सिल्लौड में उर्दू मीडियम का कोई स्कूल नहीं था। सिल्लौड के समाजी कारकुन शेख कैसर आजाद ने मुमताज मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से सिल्लौड में एक सोसाइटी कायम करके न सिर्फ सिल्लौड में उर्दू मीडियम के स्कूल कायम किए, बल्कि उन्हीं की कोशिश से कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान का कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ शुरू हुआ। काउंसिल के कंप्यूटर कोर्स यहाँ के तलबा के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुए। कंप्यूटर सेंटर आने के बाद में हमारे स्टूडेंट में कंप्यूटर एजुकेशन की अहमियत बढ़ी है और स्टूडेंट्स को रोजगार मिला है। और हमारे मुस्लिम समाज में और गैर मुस्लिम समाज में इसकी अहमियत बढ़ी है। उर्दू काउंसिल का ये जो कारनामा है काबिल तारीफ है, जिससे हमारे गैर मुस्लिम भाई भी, स्टूडेंट भी और लेडीज भी उसका फायदा ले रहे हैं। और हमारी कोशिश है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को उर्दू भी सिखाने का हमें मौका मिलेगा। सिल्लौड में उर्दू मीडियम के 35 स्कूल और 7 जूनियर कॉलेज हैं। इन स्कूलों में हजारों तलबा उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं। सिल्लौड में उर्दू स्कूलों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद सिर्फ एक कंप्यूटर सेंटर है, वो भी कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान का। ये कंप्यूटर सेंटर उर्दू तलबा की आरजुओं का मरकज बना हुआ है और उर्दू जरिए तालीम का हर तालिबे इल्म यहाँ से कंप्यूटर की तालीम हासिल करना अपने लिए बाइसे फख्र तस्वुर करता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के तलबा को इससे कब्ल उर्दू में कंप्यूटर की तालीम के लिए औरंगाबाद का सफर करना पड़ता था। पहले हम कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन इस कोर्स में हमने एडमिशन लेने के बाद कंप्यूटर को जाना और उसके बाद नेटवर्किंग और जो भी उसके अज्जा है, जो भी उसके जुज़े वगैरह हम अच्छी तरह जानते हैं और कंप्यूटर चलाना भी हम अच्छी तरह जानते हैं। पहले सर जब हम अपना रिजल्ट देखने के लिए इंटरनेट पे जाया करते थे तो वहाँ पे हमें भीड़ का सामना करना पड़ता था, कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हम खुद से अपना रिजल्ट इंटरनेट पर घर बैठे देख सकते हैं। पहले कंप्यूटर फील्ड के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन ये कोर्स आया, ये कोर्स लगाया, मालूम पड़ा कि सिल्लौड में कोर्स आया। तो पहले हमें औरंगाबाद जाना पड़ता था कोर्स सीखने के लिए।